आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की NCERT पुस्तक है जो आपके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, उसी गणित को पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 को, क्योंकि इससे पहले के प्रश्नावली को हमने हल कर दिया है, बेहतरीन ढंग से हल किया है, नए सिरे से नए तरीके से हल किया है। तो चलिए आज पुनः प्रश्नावली 1.2 को बनाएंगे। देखिए प्रश्नावली 1.2 आपका यही पुस्तक का बनाएंगे। प्रश्नावली 1.2 के पहला सवाल में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह बताएं अभाज्य गुणनखंड अर्थात आपको उसे भाग देते हुए यानी विभाजित करते हुए यानी उसको आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे आपने छोटे कक्षा में आपने सीखा होगा एलसीएम करने, आपने सीखा होगा एलसीएम करने, तो आप विभाजित करते थे, उसमें क्या करते थे, विभाजित करते थे। तो सबसे पहले आप विभाजित करने जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विभाजित करने का कुछ नियम है, उस चीज को आप जान लो। यानी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो आप जान लो। जैसे किसी संख्या को हम 2 से भाग देने के लिए चाहेंगे, देखते ही देखते हम कैसे कहें कि यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं, ये आप देखते ही देखते कह पाओगे। तो कुछ नियम है, उस चीज को आप जानो। बेसिक जानकारी है किसी संख्या को विभाजित करने का, ठीक है ना। तो विभाजित करने का अगर कोई नियम है उसको कहते हैं विभाजिता का नियम। क्या कहते हैं, विभाजिता का नियम। जरा देखिएगा हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। जैसे 2 से विभाजिता, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। इस बात को जरा समझिएगा कि आखिर 2 से विभाजिता का नियम क्या है। कहने का मतलब कोई संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, किसी संख्या को हम 2 से काटना चाहते हैं तो वो कटेगा कि नहीं, ऐसा क्यों बताना चाह रहे, जरा समझिए। आप जब अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का करेंगे ना, सबसे पहले आपको छोटी संख्या से भाग देना, वो भी 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से। मतलब कहने का मतलब जब आपका 2 से ना कटे तो 3 से कटाएंगे, 3 से ना कटे तो 4 से कटाएंगे। ऐसे नियम होता है अभाज्य गुणनखंड में। तो आपको इसीलिए कह रहे हैं 2 से विभाजिता का नियम को जानिए कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 2 से विभाजित कहने का मतलब 2 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, कहने का मतलब जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 क्या क्या रहे, जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 रहे, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा बात हम क्या कहना चाहते हैं। यदि कोई संख्या के अंत में 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, तो वो संख्या किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। कहने का मतलब वो 2 से कटेगा। बात समझे। मान लो किसी संख्या के अंत में 10, यानी कि 10 कहने का मतलब 0 है, कहने का मतलब 0 है, तो हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 5 6 10, कटा ना, कटा। अगर कोई संख्या है 12, छोटी संख्या से ही समझाते हैं आपको, तो
आखिर में क्या है भाई, 2 है, तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं, कटा। अगर कोई संख्या है 14 तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं, कटा। अगर कोई संख्या है 16 तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं, होगा। अगर कोई संख्या है 18, देखिए 8 है ना लास्ट में, तो 2 से विभाजित होगा कि नहीं, हो गया। बात को समझे, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा, अर्थात 2 से कटेगा। क्लियर। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको ये सटीक तरीका है, आप संख्या को देखो, उसके अंत में अगर ये संख्याओं में से कुछ है तो समझ लो वो 2 से कटेगा, और बार बार आप काटते रहो, भाग करते रहो। समझ में आया? समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब दूसरा बात, अब अगर 2 से आपकी संख्या कटता है, उसके बाद 2 से ना कटे, यानी कि ये अंक ना आए आपके संख्या के अंत में, तो आप 3 से काटोगे। तो 3 से विभाजित कैसे होगा, आप देखते ही देखते कैसे कह पाओगे कि ये संख्या 3 से कटेगा, कैसे कह पाओगे? तो 3 से विभाजिता का कुछ नियम है, इस बात को भी हम लिखाते, जरा लिखिएगा। 3 से विभाजिता का नियम अब आपको एक बात कहें, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है भाई, जरा समझो। क्या समझना है? कोई संख्या है, उसके अंकों को जोड़ लो। कोई संख्या है, उसके अंकों को जोड़ लो और जोड़ कर देखो कि वो जो अंक का योगफल आता है ना, वो 3 से कटता है कि नहीं। वो अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब, अगर कोई संख्या है 111, कहने का मतलब ये संख्या है 111, तो इनके अंक क्या क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। तो यानी कि इसको आप जोड़ लो, 1 1 1, कितना हो गया, 3। अंक को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, कहने का मतलब ये हुआ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। अगर ये 3 से कट गया, अगर ये 3 से कट गया तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। बात को समझे? कैसे? देखो, 3 तिया के 9, बचा 2, 3 7 21, यानी कट गया। अगर कोई संख्या के अंकों को हम जोड़ लेंगे और वो जोड़ने के बाद अगर वो अंक का योगफल आपका 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। कैसे? जरा देखो, 1 2 3 4 ऐसे करके 3 3 6 और 4 10, और यहाँ पर मान लो 2 है। ये संख्या है, ये 3 से कटेगा कि नहीं? ये संख्या 3 से भी कटेगा। कैसे कटेगा? अब 2 है तो आप तो जानते हो कि 2 से है तो हम 2 से काट ही लेंगे, अंत में 2 है तो। लेकिन ये संख्या 3 से भी कटेगा। कैसे कटेगा 3 से? आप अंकों को जोड़ लो, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 2 12, 12 आ गया। कहने का मतलब ये संख्या कितना से कटेगा? 3 से भी कटेगा, क्योंकि 12 आ गया। 12 किससे कटता है? 3 से कटता है, तो 3 से भी कटेगा। कहने का मतलब यदि हम कोई संख्या के अंकों को आपस में जोड़ के 3 से भाग देते हैं, अगर वो 3 से कट गया तो वो संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये आपका नियम है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, पुनः फिर आपको बताते हैं। अब एक बात पुनः बताने से पहले आपको अभी ही बता दें कि 4 से विभाजित का नियम क्या होगा, 4 से विभाजिता का नियम क्या होगा। तो आप जानो, जो संख्या 2 से कट गया ना, उस संख्या को 4 से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उस संख्या को 4 से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से कटने पर वो बचता ही नहीं 4 के लिए, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप ये जानो, 4 से काटने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो फिर आपका 4 से कटेगा। कैसे? अंत का 2 अंक, आपका अंत का किसी संख्या का 2 अंक को अगर आप 4 से विभाजित कर पाते हो तो वो संख्या किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। जरा यहां गौर करो, 4, देखो ये दोनों को अगर आप 4 से विभाजित कर पाते हो, देखो अंत का 2 अंक को अगर आप 4 से विभाजित कर पाते हो तो वो क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित होगा। यानी कि 42 है ना, 42 को अगर 4 से विभाजित कर पाते हो तो 4 से भी विभाजित होगा।
ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अंत के दो अंक को आप देखो, अगर वो 4 से विभाजित है तो 4 से वो संख्या कट जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप जब 2 से विभाजित कर दोगे किसी संख्या को तो उसको 4 से विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो कटते जाएगा 2 से। और उसके बाद जब 2 से ना कटे तब हमें आवश्यकता पड़ती है 3 से काटने की। तो 3 से कैसे काटेंगे? अंकों को आपस में जोड़ देंगे और 3 से भाग देकर देखेंगे, अगर वो कट गया तो वो क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित होगा, कंफर्म मान लो आप। अब उसके बाद चले आओ 5 से, 4 की बात को छोड़ो, 5 से विभाजित करने के लिए हम क्या जानेंगे कि आखिर 5 से विभाजित कोई संख्या होगी कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो आपको जानना है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको बताते हैं। अब चलिए एक बात और जानिए कि 5 से विभाजिता का क्या नियम है। कहने का मतलब कोई संख्या 5 से कटेगा कि नहीं, हम कैसे पता करें? तो इसे पता करने के लिए आपको यह जानना है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यानी अंतिम स्थान पर क्या हो, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम स्थान पर, अंतिम पायदान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। अब इसे समझिए कैसे होगा भाई। अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो, इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, अंत में या फिर इकाई स्थान पर, कंफर्म। चलो जैसे देखो 10 इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, कटा। अगर इकाई स्थान पर 5 है तो भी 5 से कटेगा, 5 दिया 15, कटा। अगर कोई संख्या में इकाई स्थान पर 5 है तो उसे काटो, 5 से कटेगा, कटा। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो भी वो 5 से कटेगा, कटा। समझ में आया बात? यानी विभाजित होगा। अभाज्य गुणनखंड जब भी करने बोले तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 2 से काटना पड़ता है। सबसे पहले 2 से काटते रहो, जब 2 से ना कटे तब 3 से काटना पड़ता है, जब 3 से ना कटे तो 5 से काटना पड़ता है, जब 5 से ना कटे तो 7 से काटना पड़ता है, यानी ऊपर चलते रहो, ऐसे होता है। तो इसीलिए कुछ नियम था जो आपको हमने बता दिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जानकारी लेते हुए हम लोग कक्षा 10 की गणित को शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 को हमने बना रखा है, यदि आप नहीं देखे हो उसको तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देखो, नए तरीके से गणित को बनाए जा रहे हैं। इससे पहले के भी जो वीडियोज हैं उसमें हमने प्रश्नावली 6.3 तक मैथ को बना रखा है, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। तो नए तरीके से, नए सिरे से पुनः एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कक्षा 10 की गणित को, किससे? एक्सरसाइज 1.1 से। तो अब 1.1 से शुरू किया है, 1.1 खत्म हो गया, अब हम लोग 1.2 को पढ़ रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं इस अच्छे ट्रिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं और गणित को हल करेंगे और विभाजिता का जो नियम है ना उसको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 के पहला सवाल को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के पहला सवाल में आपको दिया गया है एक संख्या, उसका आपको करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो
अभाज्य गुणनखंड के क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एक संख्या आपको दिया हुआ है 140। तो चलिए इसको हल करते हैं, लिखते हैं हल, लिख दिया। अब 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो नियम बताया आपको विभाजिता का, उसी नियम से। चलो जरा देखो, 140 को विभाजित करेंगे। सबसे पहले 2 से काटने का प्रयास करो। कितना से? 2 से। अब यहां 0 है तो जाहिर सी बात है 2 से कटेगा, हमने आपको बताया। तो चलिए 2 से काटते, 2 7 14, ये 0 आ गया। अब उसके बाद फिर 0 रह गया, फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूतिया 6 बचा 1, 2 5 10। अब अंतिम संख्या क्या है? 5 है ना? अंतिम संख्या क्या है? 5 है। और इसको जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, तो 5 3 8, 8 हो गया। वो 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अंतिम संख्या 5 है तो 5 से कटेगा ही। तो काटो, 5 एकम 5, 5 7 35 हो गया। अब 7 किससे कटेगा भाई? 7 एक बार में होगा। किस्सा खत्म। इससे आगे तो कुछ होगा नहीं ना, एकदम नहीं होगा। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड को हम कैसे लिखेंगे? अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिख दो, अभाज्य गुणनखंड। ये आपका अभाज्य गुणनखंड 140 का बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 7, नहीं सॉरी 5 गुणा 7, है ना? ये होगा। क्यों भाई? 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 से आप गुणा करोगे तो वही होगा। क्लियर? तो चलो, आपका क्या हो गया? आपका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? आपका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? ये आया। आप इसको आंसर कर सकते हो, लेकिन आप इसे घात के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे? 2 पर पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका जवाब क्या दोगे आप? 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो अब अगला प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखिए, दिया क्या है आपको? दिया है 156। तो करते हैं हल। क्या करेंगे? हल करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले कितना से काटोगे? इकाई स्थान पर क्या है? अंतिम छोर पर क्या है संख्या का? 6 है। 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 8 है, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 तिया के 6 बचा 1, 2 9 18। अंतिम छोर पर क्या है भाई? 9 है। क्या आपका इसको 9 3 12 जोड़ दिए तो 12 हो गया। 12 3 से कटता है? एकदम कटता है, तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया के 9। और कितना से कटेगा भाई? नहीं कटेगा। 13 है, 13 किसी भी संख्या से नहीं कटा, खुद से कटेगा, तो 1 आ गया। अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसका? जो संख्या आपको दिया है। क्या है भाई आपका अभाज्य गुणनखंड? 156 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्यों? आपका 1 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो 1 रह जाता है। ठीक है, तो आपका क्या आ सकता है? 2 पर पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आपका आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भी हल हो गया। तो चलो अब तीसरा सवाल को हल करते हैं। अब चलिए 38 25, ये आपको दिया है तीसरा सवाल में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, कैसे करोगे? 38 25, जरा गौर करो, अंतिम संख्या क्या है? अंतिम अंक क्या है? अंतिम संख्या नहीं, आपको अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो क्या 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। आपको पता है कि अंतिम में क्या होना चाहिए? इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए 2 से कटने के लिए। कन्फर्म 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काट कर देखो। 3 से काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन अंकों को आपस में जोड़ देना चाहिए, उसको 3 से भाग देकर देखना चाहिए। तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 को 3 से काटते हैं तो कटता है, 3 6 के 18, यानी कि ये संख्या 3 से कटेगा। कन्फर्म? चलो 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, आगे बढ़ जाएगा 3 दूनी 6, बचा 2, 3 साते 21, बचा 1, 3 पंचे 15, कट गया, 3 से कट गया। अब जरा चलो, कितना आसान हो गया। आपको लगता था कि 5 से कटेगा, नहीं, 3 से भी कट गया। अब चलो किससे काटेंगे, फिर 3 से एक बार करके देखते कटता है कि नहीं। देखो 5 7 12, ठीक है, 12 और 2 14 और 1 15, 15 किससे कटता है भाई, 5 से कटता है। तो ठीक है, ये 5 से कटता, ये 3 से कटता है, 15 3 से भी कटता है, 5 से तो कटता ही है, 3 से भी कटता है। तो क्या करेंगे, 3 से कट गया तो कंफर्म है आपका 3 से ये कटेगा। फिर से 3 से काट लो, तो काटते हैं, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंचे 15। अब जरा काट कर देखो 3 से कटेगा क्या, 5 2 7, 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा भाई। अब किससे कटेगा, अंतिम में 5 है तो 5 से कटना ही है। तो चलो क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। तो 5 8 40, बचा 2, 5 25। फिर किससे कटेगा, 8 5 13। अब तो 3 से कटना ही नहीं है, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 किससे कटेगा भाई, 5 5 5 एकम 5, बचा कितना आपका 3, तो 35, 5 7 35। 17 किससे कटेगा, खुद 17 से कटेगा। आ गया, मतलब आपने समझ गया होगा हमने क्या किया। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के लिए जो अंतिम में होना चाहिए वो हमारा डिजिट नहीं है, एक ये अंक नहीं है। तो क्या है, इसको हम जोड़ देंगे और जोड़कर देखेंगे 3 से कटता है क्या। तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 3 से कटता है, तो हमने 3 से कटा दिया। उसके बाद फिर देखते हैं 7 5 12, 12 और 3 15, और 15 किससे कटता है, 3 से कटता है, फिर से कट गया 3 से। अब देखो 5 है यहां पर, तो अब इसको जोड़ के देखते हैं 5 से कटता है, 5 2 7 4 11, तो 11 तो 5 से नहीं कटता है, अर्थात ये 5 से कटेगा, काट दिया 5 से, फिर 5 से कटेगा, 5 से काट दिया। 17 किससे कटता है, 17 से खुद करता है, हो गया। तो चलो अभाज्य गुणनखंड अब लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। किसका अभाज्य गुणनखंड, इसका 38 25 का, बराबर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, है ना, इतना आ गया। अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ये तो अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन आप इसको आंसर कर सकते हो, हम आपको कह दे, लेकिन आप क्या करना, आप इसको दूसरे रूप दे देना। कैसा, 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड ही है। तो हो गया ये आंसर। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, गणित को हल करते हैं, तो आप यहां पर हल जरूर लिखना, ठीक है ना, ठीक है, कंफर्म। तो चलो अगला प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है, 5005, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, ये है। जरा इसको हल करने के लिए कोशिश करो, क्या 5 5 10 3 से कटेगा, क्या 5 इधर अंतिम छोर में है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 से तो जरूर कटेगा। किससे कटेगा, 5 से तो जरूर कटेगा। जरा 5 से काट कर देखो, 2 से और 3 से नहीं कटेगा। तो 5 एकम 5 00, 5 एकम 5, कट गया, कट गया। अब जरा चलो, अब 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। कोई अंक ऐसा नहीं है जो 5 के विभाजिता के नियम में भी आए, तो उससे अधिक में कटेगा। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटा, तो 7 से काट कर देखो, 7 से 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 या 21, आ तो गया, तो यानी कि 7 से कटेगा। 7 एकम 7, बचा 3, 3 बचा 10 में, तो इधर 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो 7 चौक 28 और बचा कितना, 2, 7 या 21, कितना से कटेगा, जरा गौर करो कितना से कटेगा। तो अब हम चलते हैं, 7 से जब ना कटे 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से विभाजित है नहीं, तो क्या करेंगे, 11 से काट कर देखेंगे। तो 11 एकम 11, बचा कितना 3, 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो बचा कितना 3, बचा 33, 11 तिया 33। अब 13 किसी से कटेगा क्या, वो खुद अपने से ही कटेगा। हो गया, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने गुणनखंड कर दिया, अब इसको करते गुणनफल के रूप में भी लिख देना है। तो लिखेंगे
अभाज्य गुणनखंड। भाई साहब किसके अभाज्य गुणनखंड? तो होगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। क्या इसको आप किसी और रूप में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है 1 नंबर का 5 नंबर में 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7429, जरा देखो ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 2 की विभाजिता का नियम में है ही नहीं। 3 से करके देखो, 3 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट के देखो, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 0 और 5 है ही नहीं। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कर देखो, 7 से तो कटेगा ही नहीं। कैसे नहीं कटेगा? देखो 7 एकम 7 और 0 देंगे तो 42, 7 चौक 8, 7 6 का 42, यही नहीं कटेगा 9। तो इसका मतलब इसको आगे चलते रहो। तो जब आप अभाज्य संख्याओं के साथ इसको भागा करोगे ना तो होगा, तो छोटा मोटा के साथ नहीं होगा। आप 17 से करके देखना, हमने किया है, बड़ा मशक्कत किया, उसके बाद देखा तो क्या देखा कि 17 से कटता है। ठीक है, तो 17 से काट कर देखेंगे। 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंचे 85, 17 चौका 68, यानी इसके नजदीक चले गया 68 और 2 70, यानी 6 बचा। क्या बचा? 6 बचा, तो यहाँ 62, तो 62 और 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, उसके नजदीक आता है। 17 तिया 51 और यहाँ कितना बचा है? 62, तो 51 और 62 में कितना अंतर है भाई? आपका इधर 9 और उधर 2 11, तो 11 यानी कि 119। 17 के 17 पढ़ोगे, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंचे 85, 17 छः 102, 17 साते 119, यानी 7, 17 साते 119 हो गया, यानी 437 आपका आ गया। क्या आया? 437। इसका जब आप गुणनखंड करें तब। अब इसको देखोगे तो ये नहीं कटेगा किसी से, 17 से भी नहीं कटेगा। अब इसको काटोगे तो 19 से कटेगा। कितना से कटेगा? 19 से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं ऐसी है कि इसी 2 संख्याओं से कटता है। उसके बाद खुद 23 से कटेगा। कैसे? देखो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, दूनी 38, कितना बचा भाई? 38 के बाद कितना बचा? 2 और 5, 2 और 3 5, यानी 57, 19 तिया के 57, 23 आ गया। और 23 किससे कटेगा? खुद 23 से कटेगा। इस संख्या के बारे में आप ध्यान रखोगे कि 74 29 का गुणनखंड हम इसी रूप में कर पाएंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो ये आ गया, आप लिखोगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखोगे ना तो अब क्या मिलेगा आपको? आपका अभाज्य गुणनखंड होगा 74 29 का 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आंसर है। तो अब देखिए इस तरह से पूरा हुआ प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 के 5 सवाल का हल हो गया। ये हमारा हल रहा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के ही प्रश्न संख्या 2 के पहला सवाल है 26 और 91। कितना है? 26 और 91। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करना है। अभी अभी आपने अभाज्य गुणनखंड विधि के तरीके सीखे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी सीखा। तो अब देखिए उसी विधि पर चलकर हमें इसको अभाज्य गुणनखंड लेकर आना है और उसके बाद उससे हमें HCF ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। आपको प्रश्न में कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
पहला बात एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको ज्ञात करना है। उसके बाद कहता है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है भाई? एलसीएम गुना एचसीएफ या फिर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। यह भी आपको जांच करना है। तो जरा देखिएगा गौरपूर्वक, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है? दोनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से लगाओ 13 और 13 से लगाओ 1। उससे आगे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। आगे देखो कितना का? 91 का कितना से लगाएंगे? 9 1 10, 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, तो कितना बार में लगेगा? 13 7 91, यानी 7 से लगाओ तो 13 आया और 13 खुद 1 से कटता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप क्या करो? आप इसका लिखो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जरा समझना, अभाज्य गुणनखंड किसका? 26 का। बराबर क्या होगा भाई? 2 गुना 13, ठीक है, गुना 1 कितना होगा? गुना 1। तो 1 की आवश्यकता है नहीं, 1 की आवश्यकता है नहीं। अब चलो कितना? 91 का क्या होगा भाई? 7 गुना 13। यही है आपका अभाज्य गुणनखंड, है ना। यह अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का है। तो अब आपको क्या कहा है? आपको कहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जरा समझना, दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन होगा, वही आपका एचसीएफ होगा। ये जो कॉमन है, देखो कॉमन क्या है भाई? कॉमन है आपका 13, दोनों में है ना, दोनों में, दोनों के गुणनखंड में 13 है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? अतः एचसीएफ बराबर होगा, क्या होगा भाई? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर जो आपका एचसीएफ निकला ना, उसको एक बार लिख दो, ठीक है, और गुणा कर दो बाकी संख्याओं के साथ। गुणा बाकी संख्या क्या है? 2 है और 7 है। बचा हुआ क्या है? यहां 2 है, यहां 7 है ना। एचसीएफ जो निकला उसको लिख दिया, और बाकी जो संख्याएं हैं, यहां गुणा में क्या है? 2 है, यहां गुणा में क्या है? 7 है। तो कर दो 2 गुना 7, यानी इसका जब आप गुणनफल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कैसे करोगे? करो 13 दूना 26, 26 7 है, या क्या करोगे? 14 और 13 कर दो। तो करो गुणा, क्या हो जाएगा भाई? इसको 14 और 13 कर लो, यहां गुणा ना, क्या दिक्कत है? 13 और 14 गुणा करेंगे, 14 तिया 42 का 2 हासिल रहा 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182। ये 182 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, यहीं तक आपका आंसर फाइनल नहीं हुआ। ये दोनों तो आपका आंसर है, ये एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है, दोनों आंसर हो गया। लेकिन आपको कहा है कि जांच करके बताओ कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जब हम इसको गुणा करते हैं तो वो और बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपको जांच करने बोला है। तो इसको आप यहां ना लिखें, केवल इस दोनों बात को आप लिखें और उसके बाद लिखें जांच। क्या लिखिएगा आप? जांच। कर दिए जांच, और जांच करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ये हमेशा आपको लिखना होगा जब भी आपको बनाने बोले। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता है, ये होता है। अगर आप दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाल लोगे तो उन्हीं दो संख्याओं को जब आप गुणा करोगे ना, उसका जो गुणनफल आएगा और एचसीएफ एलसीएम का जब गुणनफल करोगे तो बराबर हो जाएगा। जरा देखो क्या होगा? 26 गुना 91 है ना, ये दो संख्या है, और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम क्या निकला है भाई? 182, और एचसीएफ क्या निकला है भाई? 13।
तो जब इसको गुना करोगे और इसको गुना करोगे तो बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब अब देखो 13 दूना 26, 13 दूना 26, बचा 2, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 अट्ठे 104, तो 26 यानी कि 2, 104, 106 हो गया। तो 106 का यहाँ 6 और बचा कितना 10 बचा। 13 एकम 13 और 10, 13 एकम 13 और 10 23, यानी ये आया 2366 बराबर। अब इधर इसका गुना करोगे ना इतना ही आएगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। 2366 यही होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको जांच भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अब जरा अगला प्रश्न को देखिए। आपको दिया है 510 और 92। आपको इसको भी हल उसी तरीके से करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये जानते हो कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो करोगे क्या? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, तो चलते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हल लिख दिए और करते हैं हल। तो 510 को सबसे पहले भाग दो। क्या 2 से कटेगा? 510 एकदम कटेगा, 0 है ना 2 से। तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 5 6 10, 11, 1 2 5 6 10। फिर काट के देखो 5 5 10 2 12। अब 3 से कट जाएगा, यानी 3 से। 3 8 है 24, बचा कितना 1, 3 5 6 15, 50, 8 5 13। अब 5 से कटेगा तो 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, बचा कितना 3 बचा, 5 7 है 35 आ गया। अब 17 एकम 17। उम्मीद है यहां तक जरूर समझ में आया होगा। गुणनखंड करने के लिए आपको हमने शुरू से ही बेसिक जानकारी देते हुए आगे बढ़ा था। तो चलिए अगला को देखते हैं। 92 92 कैसे कटेंगे? 2 से कटेगा, 2 से 2 चौक 8, बचा कितना 1, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब कितना से कटेगा? 23 से कटेगा। क्या आ जाएगा? कुछ नहीं कटेगा। हो गया, इतना ही होगा। अब जरा चलो कैसे हल करेंगे। अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड जरा समझो क्या होगा। 510 बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। यही है ना? यही है। और दूसरा क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। जरा देखो दोनों में सिमिलर, दोनों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? दोनों गुणनखंड में क्या उभयनिष्ठ है? यही उभयनिष्ठ है ना? यही उभयनिष्ठ है। और इसके अलावा कुछ है उभयनिष्ठ? नहीं है। तो हमारा एचसीएफ यही है, 2 है। अतः एचसीएफ बराबर 2। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर होगा जो आपका एचसीएफ आया ना उसको एक बार लिखो, लिख दिया। ठीक है, अब बाकी के जो संख्याएं हैं उसको गुणा कर दो। तो बाकी क्या बचा है? 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। फिर गुणा क्या है बचा हुआ भाई? इधर देखो, 2 गुणा 5 गुणा 7 17, 2 गुणा 5 गुणा 17। जब आप इसको गुणा करोगे ना, इसको गुणा करोगे तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो हमने यहां पर गुणा किया है, इसका एलसीएम है 23460, 23460। ये आपका एलसीएम है। तो एचसीएफ हमारा ये रहा और एलसीएम हमारा ये रहा। ठीक है ना? तो अब देखिए ये हमारा एलसीएम है। आप गुणा करके देख लेना, हमने गुणा किया है और गुणा करके देखा है कि इतना आता है 23460। ठीक है, अब देखिए एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब हमें जांच करना है। कैसे जांच करेंगे? तो जांच आपको ऐसे लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ।
ये होता है, ये सूत्र है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्लियर? तो चलिए करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 510 गुना 92 जब करोगे ना तो बराबर होगा जो एलसीएम आया ना उसका एचसीएफ के साथ, यानी 2 गुना कितना है भाई 23 और 460। जब आप इसको गुणा करोगे ना क्या आ जाएगा आपका? क्या आएगा देखो, दो गुना 0 बराबर 0, ठीक है। 2 छके 12 का 2 हासिल रहा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और दूतिया 6, 2 दूनी के 4, इतना बराबर 46,920। ये आपका इतना और इतना आएगा, ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। ये हमने जांच कर लिया और ये हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया और अभाज्य गुणनखंड तरीके से किया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अब चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता क्या है? इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और क्या करना है? जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और गुणा एलसीएम के। तो चलिए हल करते हैं। क्या होगा भाई? होगा आपको इतना का और इतना का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 336 का करते हैं। क्या करेंगे? 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 है, 2 से कटेगा 2 एकम 2 बचा 1, 12 13, तो 12 2 छके 12 बचा 1 16, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, क्यों? 8 है ना? तो करो 2 8 16 4, फिर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा बताओ? 3 से, 3 7 21 और ये 7 खुद से हो गया। यहाँ तक तो आ गए। अब चलो इधर, कितना? 54। काट के देखो, 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। इतना ही होगा, इतना ही होगा। अब चलो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई? अब होगा 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 गुना में है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7, यही है। अब ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा, कितना? 54 का बराबर, देखो अगर हम इसको ऐसा ना करें, इधर से ना लिखे, इधर से लिख दे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ देखो 2 2 2 2 है ना, तो 2 के बाद कितना बार 3 है? 3 बार 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बार 3, उसके बाद 2 है ना। 54 बराबर इतना है हमारा, इतना ही है। अब जरा गौर करो, दोनों में हमको सिमिलर लेना था, इसलिए हमने ऐसा तरीके से लिखा। इस तरीके से लिखने पर क्या होगा? हमको ये पता लग जाएगा कि 2 हमारा कॉमन है ना। देखो 2 कॉमन है, आ गया 2 कॉमन, और क्या है? 3 कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो दोनों गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, वही आपका एचसीएफ होगा। कहने का मतलब अतः HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। ये आपका एचसीएफ है, ये आपका एचसीएफ है, कॉमन जो है, ठीक है ना। अब एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर जो कॉमन है ना, जो एचसीएफ आया ना, उसको एक बार लिखो, लिख दिया। अब बाकी जो संख्याएं हैं उसको गुणा कर दो इसके साथ, गुणा। अब जरा देखो 3 3 2 बार है ना, 3 3, तो कर दो 3 गुना 3, फिर उसके बाद गुणा। अब इसके बाद अलावे क्या है भाई? 1 2 2 2, यानी 2 गुना 2 आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद एक 7 है, 7 है। जब आप इसको गुणा करोगे ना, कितना आएगा? देखो आपका पुस्तक है, आपका पुस्तक में हमने तीसरा नंबर का जो आपका
एलसीएम है 3024 आएगा। कैसे? इसको जब गुना करोगे ना 3024 आएगा। कितना आएगा? 3024 आएगा। आप गुना कर लेना, हमने इसको गुना किया है, ठीक है, हमने इसको गुना किया है। इसको जब गुना करेंगे ना, 6 × 18, 18 × 54, 54 गुना 8, फिर गुना 7, ऐसे करके गुना करेंगे तो 3024 आएगा। आ गया यहाँ तक? तो ये हमारा एचसीएफ आंसर है और ये हमारा एलसीएम आंसर है। दोनों आंसर तो आ गया, लेकिन आपको कहता है कि आपको जांच करना है, तो जांच भी कर लो ना, क्या दिक्कत है? जांच बराबर, जांच क्या होगा भाई? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। होता है? एकदम होता है। दो संख्या क्या है भाई? 336 गुना कितना है? 54। जब इसको गुना करोगे ना तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम आपका 3024 गुना एचसीएफ क्या है? 6, ये होता है। तो गुना करोगे तो ये बराबर हो जाएगा, इतना का गुना और इतना का गुना बराबर हो जाएगा। करके देखो, 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूना 12, 12 दू 14 का 4, हासिल रहा 1, और 6 चौक 24, 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 आ गया। उसके बाद 6 तिया 18, 18 144, तो 18 144 होगा दोनों तरफ, ठीक है ना। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप गुना करके जांच जरूर करना, परफेक्ट कर लेना कि गुना आपका सही है या नहीं है। अगर इतना बराबर इतना नहीं आए तो समझ लो आपने मिस्टेक किया। तो मिस्टेक नहीं करते हुए आपको तरीके से हल करना है। यही तरीका है आपका प्रश्न संख्या 2 को बनाने का। तो चलिए अब चलेंगे अगले प्रश्न में, इसमें यहीं तक है, तो चलो देखो इसको मिटाते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। इसी प्रश्नावली के 3 प्रश्न में कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जांच करने नहीं बोला है, इससे पहले के जो प्रश्न थे उसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोले गए थे, और क्या बोले गए थे आपको? उनको जांच करने के लिए भी बोले गए थे। अब आपको इसमें क्या करना है? केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें 2 संख्याएं थे और इसमें 3 संख्याएं हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, हल करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो, लिखो हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद आप तीनों के तीनों का क्या करो? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंडन करो, ठीक है ना। तो 12 का क्या होगा? 12 का होगा 2 से करो 2 6 12, 2 से करो 2 3 6, 3 से करो 1, यही होगा। अब 15 का क्या होगा? तो 3 से करो 3 5 15, और 5 से करो 1। अब 21 का क्या होगा? 7 21, यानी 3 गुना 7 और 7 गुना 1। इससे आगे कुछ होगा क्या? अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 12 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 3। अब क्या होगा 15 का? 15 का होगा 3 और गुना 5, 3 गुना 5। और 21 का क्या होगा? 21 का होगा 3 गुना 7। तो देखिए इन तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडन में जो उभयनिष्ठ होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो जरा देखिए, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है ना, यहाँ भी 3। देखिए तीनों जगह 3 है, तो ये 3 क्या है? एचसीएफ है। अतः एचसीएफ बराबर 3। तो एलसीएम क्या होगा? ठीक उसी नियम को अप्लाई करेंगे। कौन सा? एलसीएम बराबर क्या होगा? सबसे पहले जो एचसीएफ आया उसको लिख दो, लिख दिया।
अब जो बचा, जो अभाज्य गुणनखंडन में गुणा में जो बचा हुआ है ना, उसी को गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 बचा हुआ है, गुणा 2 गुणा 2। अब नीचे वाला में देखो क्या बचा हुआ है 5, और उससे नीचे वाला में क्या बचा हुआ है 7। तो इसको गुणा कर दो, यही आपका एलसीएम होगा। तो देखो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 12 पंचे 60 के बाद 60 साते यानी 7 छके 42, 420। ये आपका 420 आ गया। ये आंसर है एलसीएम का, ये आंसर है एचसीएफ का। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं, तीसरा का ही दूसरा सवाल। अब चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में जरा ध्यानपूर्वक समझिए बात क्या है। अगला प्रश्न में है 17, 23 और 29 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला है गुणनखंडन विधि से। तो जरा समझो, क्या 17, 23, 29 का गुणनखंड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इसको जब आप गुणनखंड करोगे ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। किससे कटेगा? खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपका क्या आ जाएगा? तीनों में कॉमन आएगा 1, तो वही आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का गुणनफल, वही होगा आपका एलसीएम। तो चलिए तरीका उसी को अपनाते हैं, हल। तो सबसे पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 का क्या होगा भाई? खुद से कटेगा, 17 एकम 17 कट गया। अब आ जाओ 23 का। 23 किससे कटेगा? खुद से कटेगा। चलो 23 एकम 23 आ गया ना। अब चले आओ 29 का। तो 29 भी किससे कटेगा? खुद से कटेगा, 29 एकम 29। तो अभाज्य गुणनखंड जब लिखते हैं तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा 17 का बराबर होगा 17 गुणा 1। दूसरा में क्या होगा? 23 का। 23 का हो जाएगा आपका 23 गुणा 1। और 29 का क्या होगा? 29 गुणा 1। तो कॉमन हमारा 1 आ गया, यही 1 हमारा एचसीएफ है। अतः एचसीएफ बराबर हो गया 1। तो 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता है, बाकी जो संख्याएं हैं उसको आपस में गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 23 क्या है? 17, पहले 17 लिखो, 17 गुणा 23 गुणा 29। जब आप इसको गुणा करोगे ना, हमने गुणा किया था तो निकला है 11,339। 11,339 ये हमारा क्या है? एलसीएम है। ये आंसर है हमारा एलसीएम, और ये एचसीएफ है, ये भी हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। हमारा 1 कहाँ से आंसर आया? यहाँ से, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसको जब काटते हैं तो वो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। तो हमारा क्या आ गया? 1 तीनों में उभयनिष्ठ आ गया। तो तीनों में उभयनिष्ठ आया तो वही हमारा क्या है? एचसीएफ है। और एलसीएम क्या आया? बाकी को छोड़कर, जो एचसीएफ है उसको छोड़कर बाकी को गुणा कर दो तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो हमने उसको भी निकाल दिया। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए, जो इस प्रश्न के 3 नंबर के तीसरा सवाल है, अंतिम सवाल है। तो चलिए उसको हल करते हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्या कहता है? आपको दिया है 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं में से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे? 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1 आ गया। अब 9 से, 9 का क्या करेंगे? 3 तिया 9 और 3 से 1 आ गया। अब 25 का, 25 का तो क्या होगा? 5 25 और 5 एकम 5, यही है। अब जरा देखो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा? 8 बराबर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है। अब जरा आगे देखो 9 का, 9 बराबर होगा 3 गुणा 3 गुणा 1 होगा।
अब जरा देखो 25 का, 25 का क्या होगा, 5 गुना 5 गुना क्या होगा 1। तो इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, आपका उभयनिष्ठ तीनों में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी तीनों में उभयनिष्ठ आपका 1 आ गया। तो आपका HCF क्या होगा, 1 होगा। अतः HCF बराबर होगा 1। तो LCM क्या होगा, HCF को छोड़कर बाकी जो संख्याएं हैं उसको आप गुना कर दो तो वो LCM होगा। LCM बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 जो पहले से है। अब उसके बाद गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 यानी 9 आ गया। और गुना क्या है भाई आपका 25, तो 5 गुना 5, यानी कि HCF के अलावे जो आपको संख्याएं हैं उसको आपस में गुना करो, वही आपका LCM होगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, उसके बाद 72 गुना 25, 72 और 25, तो 72 को 25 से गुना करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अब देखिए 72 को 25 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, बचा क्या 5 बचा। तो 25 साते 25 आठे 200, 175 होता है। 25 आठे 200, तो 25 साते कितना होगा 175, और 175 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 180 क्या हो जाएगा 180 यानी 1800, क्या आ गया 1800 आ गया। तो ठीक है इसको कर देते हैं 1800, ठीक है ना। तो आपका LCM क्या हो गया 1800 और HCF क्या हो गया 1, यानी कि ये दोनों आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। इसी एक्सरसाइज के प्रश्न को लेकर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि आपको मैथ्स समझ में आया। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।